Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी 29 मार्च 2026 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से ही पश्चिम एशिया में तनाव है। इस जंग के बाद पहली बार 24 मार्च को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस बातचीत में एलन मस्क भी शामिल थे। भारत तनाव कम करने और शांति बहाली का समर्थन करता है। पीएम ने बताया कि दोनों के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चर्चा हुई। 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब अपने आर्थिक स्तर असर दिखाने लगा है। जंग शुरू होने के बाद तेल की कीमतें करीबन $70 प्रति बैरल से बढ़कर 110 तक पहुंच गई हैं। इससे दुनिया भर में 1/3 से अधिक देशों में डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तपिश झेल रही है। स्वयं पीएम मोदी ने भी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कठिन हालात पैदा हो रहे हैं और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध से आर्थिक मोर्चे पर भारत के ऊपर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। केवल तेल ही नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा प्रणाली महंगी हो चुकी है। दरअसल दुनिया के कुल तेल सप्लाई की 20वीं हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है। एशिया के विभिन्न देशों तक पहुंचने वाले तेल का करीबन 80% हिस्सा इसी रूट से होकर जाता है। इस रूट पर आई किसी भी तरह की रुकावट का असर भारत और एशिया के अन्य देशों पर देखने को मिलता है। एक तरफ गैस की कीमतें दुगनी हो गई तो वहीं कुछ देशों में ब्लैकआउट की नौबत आ गई। फर्टिलाइजर्स महंगा हो रहा है, इससे खेती करना महंगा होगा, जिसका सीधा असर आपकी थाली में परोसे जाने वाला खाना भी महंगा हो गया है। संयुक्त राज्य एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल फूड क्राइसिस भी हो सकती है। महंगाई की आंच से बचने के लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सरकार की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए और एक रणनीति बनाई है। पीएम मोदी ने 22 मार्च की कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी को संबोधित करते हुए न केवल स्थिति की समीक्षा की बल्कि इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान भी बने हैं। संकट की गंभीरता को देखते हुए बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति का विस्तृत प्रोजेक्शन किया और देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, खेती, उद्योग और आदमी की जिंदगी से जुड़ा बड़ा संकट है। इसी को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च की बैठक में सरकार ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्तर पर असर का आंकलन किया और योजना बनाई, जहां सबसे अधिक जोर इस बात पर है कि जरूरी चीजों की सप्लाई कैसे बचेगी। इसका मतलब सरकार सिर्फ अभी की नहीं बल्कि आने वाले महीनों की भी तैयारी कर रही है। मिडिल ईस्ट के इस संकट के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज घटाई गई है। इस मामले से आम आदमी पर वैश्विक स्तर पर बड़े दामों का असर नहीं होगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
दुनिया की नजरें इस वक्त पश्चिमी एशिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते अमेरिका ईरान तनाव पर टिकी हैं। लेकिन कूटनीति और युद्ध कौशल का पुराना नियम है, दुश्मन वहीं वार करता है जहां आपका ध्यान नहीं होता। बीजिंग इसी रणनीति पर चलते हुए चुपचाप भारत के समुद्री पिछवाड़े यानी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपनी सैन्य और सामरिक पकड़ मजबूत कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपने तीसरे अनुसंधान पोत भारतीय जल क्षेत्र के करीब तैनात कर दिया है। एक रक्षा विशेषज्ञ के जरिए देखें तो यह केवल समुद्री शोध नहीं बल्कि भविष्य को अंडर सी वॉरफेयर की तैयारी है। हालिया बदलावों के बाद चीनी जहाजों के लिए पोर्ट ऑफ कॉल बनना भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट फ्लैग है। यह क्षेत्र सीधे तौर पर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ की निगरानी सीमा में आता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी की मौत से कश्मीर में रह रहे शिया मुस्लिम सदमे में हैं। ईद के बाद कश्मीरियों ने खमेनी के नाम पर अपनी तिजोरियां खोल दी और खुलकर दान कर रहे हैं। यह सिर्फ ईरान के लिए आर्थिक मदद ही नहीं थी बल्कि शिया समुदाय इसके जरिए एक मजबूत संदेश भी दे रहे हैं। वे भावनात्मक, राजनीतिक और आस्था के तौर पर भी पूरी मजबूती से ईरान के साथ खड़े हैं। दिल्ली स्थित ईरान दूतावास ने एक्स पर कई पोस्ट करके कश्मीर और भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। ईरान युद्ध को लेकर बुधवार 25 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद थे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक मोड़ साबित होने जा रहा है। 28 मार्च को पीएम मोदी द्वारा इसके शुभारंभ के साथ ही मेगा प्रोजेक्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक मजबूत स्ट्रैटेजिक इंजन के रूप में सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप विकसित यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लंबे समय से लैंडलॉक्ड आर्थिक पोटेंशियल को अनलॉक करेगा और कृषि, MMI, लॉजिस्टिक, पर्यटन व उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, निवेश, आसन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के चलते यह परियोजना न केवल प्रदेश की GDP को नई गति देगी बल्कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर भी एक मजबूत पहचान दिलाएगी। गुजरात विधानसभा ने UCC बिल पास किया जो सभी धर्मों के विवाह और तलाक के लिए एक समान कानून बनाता है। यह बिल राज्य से बाहर रहने वाले गुजरातियों पर भी लागू होगा लेकिन अनुसूचित जनजातियों के समुदायों को छूट देगा। 7 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद यह बिल पास किया गया। इसके साथ ही गुजरात अब उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां UCC होगा। इस बिल में बहुविवाह पर रोक लगाई है और शादी दोबारा तभी वैध मानी जाएगी जब दोनों पक्षों का कोई जीवित जीवन साथी ना हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये चौथी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनका कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा। उससे पहले वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव में नीतीश कुमार विजयी हुए और उन्हें राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कर लिया गया। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 में सोनापुर दक्षिण अब प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, जहां एक और TMC अरुंधति मैत्रा के जरिए लगातार चौथी जीत पाने की कोशिश में है, वहीं BJP रूपा गंगोली के लिए वहां बड़े उलटफेर के लिए जोर लगा रही है। फिल्मी बातें। धुरंधर की मजबूत सक्सेस ने आदित्य धर को उस लीग पे पहुंचा दिया जहां केवल बड़े स्केल पर दमदार कंटेंट वाले फिल्म मेकर खड़े हैं। इस फिल्म में
न केवल बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा दिखाया बल्कि आदित्य धर को एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पर स्थापित किया जो विजन और डिटेलिंग के मामले में माहिर हैं। इस सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष और लगातार मेहनत है। आदित्य धर ने अपनी करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म हेरा फेरी, भूल भुलैया जैसी फिल्मों से की। उनकी असली पहचान बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से। इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। धुरंधर 2 द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा दुनिया भर में केवल 7 दिनों में क्रॉस हो गया है। दूसरे वीकेंड में 11,000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2, KGF, सालार, दंगल, जवान और पठान के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसी के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की गिनती में आ गई है। खेल समाचारों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के दूसरे चरण का स्केड्यूल जारी कर दिया है। IPL गवर्निंग काउंसिल ने पहले चरण 28 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक के मैचेस का स्केड्यूल जारी किया है, लेकिन अब मेगा इवेंट की तैयारी भी शुरू है। शेष लीग चरण के तहत कुल 50 मैचेस शामिल हैं, जो 13 अप्रैल से 24 मई 2026 के बीच भारत के 12 विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे। IPL के 19वें सीजन में यह पहला मौका है जब सभी 10 टीम्स को कप्तानी की जिम्मेदारी भारतीय कंधों पर है। कमाल की बात यह है कि इनमें से 7 कप्तानों को तो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिल पाया और इनमें से 3 दिग्गज कप्तानों को ही IPL की ट्रॉफी उठाने का गौरव हासिल है। IPL 2026 इन सब की कप्तानी का बड़ा इम्तिहान है। IPL के बेहद तनाव वाले हाई इंटेंसिटी मुकाबले इन सभी कप्तानों के चरित्र का असली इम्तिहान होगा। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,44,720 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: ऑजी डॉलर 65 रुपए 12 पैसे, अमरीकी डॉलर 94 रुपए 86 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आज आप दर्पण रेडियो प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं स्टूडियो से यतीन्द्र गुप्ता के साथ में। आज हमारे साथ में खास मेहमान भी आई हैं, वो भारत से आई हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे और एक्चुअली उनसे आज वो हमारे साथ में प्रोग्राम करने वाले हैं। केवल मेहमान नहीं हैं, हमारे साथ में भी प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अलका जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि यहाँ भले ही मैं मेहमान की हैसियत से आई हूँ, लेकिन रेडियो मेरा बहुत पुराना पैशन है। तो उसके साथ ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में आ गई हूँ। जी, मैं तो सोचा था समहाउ आप इधर बैठी होती, मैं उधर बैठा होता। तो अलका जी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एक रूपरेखा होता है प्रोग्राम का, तो हमने पहले तो हमारी पूनम जी आज नहीं आ पाई हैं, तो उन्होंने अपना जो न्यूज़ है वो रिकॉर्ड करके भेजी। तो पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है जिसमें कि हम आज का विचार लेके आते हैं और फिर इसके बाद में हम एक भजन सुनाते हैं अपने श्रोताओं को। तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या आज का विचार देंगे? देखिए, एक चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में हमेशा ताकत देती रही है, वो मुझे बहुत अपील करता है ये सोचना कि जब आप अवसाद में जाने लगें तो ये देखें कि आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, और जब आप में अहंकार आने लगे तो देखें कि अभी कितनी सीढ़ियाँ और चढ़नी बाकी हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में वैसे भी बोलूं कि यहाँ पे जो अवसाद आपने बोला है, डिप्रेशन, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है जी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि कोई समस्या नहीं है। करीब 50% लोग अच्छा डिप्रेशन की टैबलेट लेते हैं। जरा से कुछ हुआ, डॉक्टर ने कहा ये लो पकड़ो। लेकिन आपके जैसे विचार जब किसी के साथ में हो तो आसानी से इस समस्या को
सुलझाया जा सकता है। बहुत सही कह रहे हैं आप। यहाँ के जो काउंसलिंग करके बोलते हैं कि आप जाइए काउंसलिंग कराइए, ये कराइए, वो कराइए, वो इसी में चले जाते हैं, केमिकली आपको ट्रीट करा जाए, लेकिन विचारों से हो सकता है। यतिन जी, हमारे समय में दरअसल कोई काउंसलिंग जैसी बात तो होती नहीं थी। हम लोग माता पिता के साथ बैठ जाते थे, और अक्सर ये मुझे अपना बचपन याद आता है, तो हम लोग खाना ज़रूर साथ खाया करते थे जी। तो खाने की मेज़ पे बहुत सारी चीज़ों के हल निकल आते थे जी। आजकल सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं, साथ बैठकर बात करने का, हंसने बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा अवसाद का जो कारण है वो तो मुझे यही लगता है कि एक संवादहीनता जो आ गई है, हम बात ही नहीं करते आपस में। बात करने से कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और महसूस करते हैं डॉक्टर से बात करके आए और दर्द आधा हो गया, अभी दवाई खाई नहीं है। सही है। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपना मन खाली कराते हैं। मन खाली कराते हैं, सही बात है। कई बार हर एक डॉक्टर के साथ नहीं होता है, लेकिन कई बार आप पाएंगे कि जो आपके डॉक्टर हैं वो अरे इतनी बड़ी बात, बैठो 2 मिनट, क्या बात है, इतने खाम में परेशान होते हैं, तो अरे डॉक्टर और हो जाता है कई बार। मतलब हमें लगता है ये इतना बड़ा था, और जब सामने बैठते हैं तो चुटकियों में, कुछ था ही नहीं वो। एग्जैक्टली। एक धुएं का गुबार था, आप सामने से निकल गए, वो हट गया सामने से। एग्जैक्टली। तो एक काम करते हैं कि हम अपने श्रोताओं को भजन सुनाते हैं आज का। दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका धार। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। करी मास्टर ने कंप्लीट, करी मिक्स बनाया, फिर उसको
हर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप के संदेश में लिखा था कि आज हम धुरंधर 2 के बारे में बात करेंगे, और हम अभी प्रश्न सोच नहीं पाए हैं कि क्या करा जाए, कि लेकिन इसका एक टिकट हम अच्छे जो हमारे साथ में अच्छे अपने विचार देगा इस फिल्म के बारे में, उसको हम एक टिकट इनाम में देंगे, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं भी आप मेरे साथ भी फिल्म देख सकते हैं। तो एक टिकट आपको और एक टिकट मेरा, साथ में फिल्म देखें, ऐसे करके मैंने सोचा है। तो आप शुरू हो जाइए। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791, 0421-590-791। जिसने फिल्म देख ली है वो भी दोबारा से देख सकते हैं। मैंने सुना है कि काफ़ी लोग दोबारा भी देखने गए। 4 घंटे की फिल्म है, मालूम नहीं कैसे संभव है, लेकिन आप दोबारा भी देख सकते हैं। आप किसी और को भी दे सकते हैं टिकट। लेकिन मैं इस फिल्म को फिल्म नहीं देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस फिल्म ने न जाने कितने चीज़ों को पटल पे लेके तो आए हैं, कम से कम। चलिए, आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन उनके बारे में बात तो कर सकते हैं। सच एज कि कितना डुप्लीकेट करेंसी भारत में आ रही थी। भारत के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कैसे वहाँ पे आपने उनको गुंडा बोलें, क्या बोलें, गुंडा शायद ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, या और जो हमने अच्छे अच्छे नाम दिए हैं वो भी ठीक नहीं है। उनको हमने संरक्षक बना दिया। आज वो मारे गए हैं, आज उनकी कोई औकात नहीं है। क्यों इन पार्टी ने पहले क्यों नहीं करा? तो ये कई इसमें विषय हो सकते हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी मेहमान, आज हमारे प्रोग्राम की सहयोगी भी अलका जी से। अलका जी, अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मेहमान की तरीके से बात करना चाहूँगा। आप आइए, क्योंकि सब लोग जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी थी, मुझे ये लगा कि भाई आप एक इतने उसमें कितने आपने रोल निभाए हैं, और वो प्रैक्टिकल हैं। जैसे कि आपने एयर इंडिया में अपनी आवाज़ की जो इसको क्या क्या क्वालिफिकेशन हो, कुछ ना कुछ उसको बोलते होंगे, उससे आपने करा। तो थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को, फिर हम आगे बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं देखिए, मैं भारत से हूँ और पहली बार ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, तो इसलिए यहाँ के लोग मुझसे उस तरह से परिचित नहीं होंगे। ज़रूर मुझे बताना चाहिए अपने बारे में। मैं एयर इंडिया में काम करती रही, करीब 30 साल तक काम करने के बाद अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है। और इसके अलावा मैंने साथ साथ कभी डेपुटेशन पोस्टिंग पे और कभी ऑफिशियल पोस्टिंग पे और जगहों पे भी काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भी मैंने काम किया, और नेशनल म्यूज़ियम में मैं 3 साल तक वहाँ भी रही, और वहाँ भी मैंने अपनी आवाज़ दी। एयर इंडिया में अपने काम के साथ साथ, जैसे आपको ध्यान होगा कि मैंने 90s में ज्वाइन किया था एयर इंडिया, और वो वक्त था जब बहुत सारे हाईजैक्स हुआ करते थे, लगातार हो रहे थे। बहुत कठिन वक्त था। और
धुरंधर का एक है, बिल्कुल। तो उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि जब वो हुआ था तो उस समय लड़कियां नहीं रखी जाती थीं ऐसे पोस्ट पर, ऐसे सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ होते थे। तो पहली बार ऐसा सोचा गया कि लड़कियों को भी इसमें रखा जाए, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या उससे पहले हुई थी और उसमें एक महिला शामिल थी, तो उनकी जांच करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता थी। तो जो शुरुआती दौर की महिलाएं थीं जिनको एक तरह से एक्सपेरिमेंट पे रखा गया था, उनमें मैं भी थी। तो मेरा वो शुरू का 7 साल का जो समय था वो इसमें बीता, जो मैंने उसकी सुरक्षा, जैसे अब आप IC 814 के बारे में आपने सीरीज़ भी देखी होगी, काठमांडू हाईजैक को लेकर के, तो वो सब चीज़ें, उस तरह की जो जांच थी उस प्रक्रिया का मैं हिस्सा रही। और उसने मेरे समझने को, मेरे ऑब्जर्वेशन को, मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ऐड किया। एक वो हिस्सा रहा मेरा, और दूसरा मतलब प्रोफेशनल फील्ड में अगर मैं कहूँ तो फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर के तौर पर भी मेरा चयन हो गया था। साइड बाय साइड मेरी उस समय इंडियन एयरलाइंस होता था, वहाँ नौकरी हो गई थी। तो ये वो वहाँ मैं कैजुअल अनाउंसर थी, यहाँ फुल फ्लेजेड थी, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। लेकिन पार्ट टाइमर मैं वहाँ बनी हुई थी, रेडियो नहीं छोड़ सकती थी। ये मैंने पहले ही दिन अपने इंटरव्यू में ही कह दिया था कि मैं जी कि मेरा ये जो रेडियो और टेलीविज़न का पैशन है वो मैं नहीं छोड़ूंगी, और नो ऑब्जेक्शन लेने के बाद मैं ये काम कर रही थी उसके साथ। तो मैं रेडियो में अनाउंसर थी, और 26 जनवरी की परेड की अनाउंसमेंट जो आंखों देखा हाल होता है जी, और बल्कि मैं कहूँ तो कुंभ मेले का आंखों देखा हाल सुनाने वाली शायद मैं पहली महिला रही होंगी। तो उज्जैन से मैंने उसको भोपाल टीवी के लिए किया था। तो हालांकि वो नेशनली गया था, उसको कर रहे थे भोपाल टीवी वाले। तो इस तरह से कई जगहों पर मुझे कुछ मौके मिले जिसमें कि मुझे अपनी आवाज़ देने का अवसर मिला। जिसमें जब मैं नेशनल म्यूज़ियम में थी तो नेशनल म्यूज़ियम में भी एक बुद्ध गैलरी लगी है, अभी नई गैलरी बनी है वो, तो उसमें भी आप पाएंगे कि जो उस पर फिल्म बनी है उसमें पीछे मेरी आवाज़ है। तो ऐसी कई जगहों पर, और एयर इंडिया में मतलब मेरे अपने काम के साथ साथ बाद में मैं राजभाषा विभाग में आ गई थी और ट्रेनिंग में आ गई थी, तो हिंदी के लिए काम कर रही थी एयर इंडिया के लिए। और जो हमारी एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती हैं उनको कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन देनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनर कहलाती थी मैं। तो वो काम भी मैंने किया। और क्या होता है ये उनको जैसे कैसे बोला जाए जी, मतलब क्या होता है कि जैसे आप कई बार आप तो ख़ुद रेडियो की दुनिया के हैं, वहीं से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो जब आप बोलते हैं तो कहाँ कितना पॉज होना चाहिए, कहाँ कितनी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, तो वो चीज़ कई बार होता है कि जब एयर होस्टेस आपको ख़ास करके पैनिक की स्थिति में, अब आपका जहाज़ समुद्र पर लैंड करने वाला है, तो एकदम वो आप पैनिक ना क्रिएट करें, आपकी आवाज़ बिल्कुल एक स्थिर आवाज़ रहनी चाहिए। कहाँ पर कितना पॉज होना चाहिए, कितना पंक्चुएशन होना चाहिए, उसको लेकर के, ताकि आपके जो सुनने वाले हैं वो धैर्य से सुने, घबरा ना जाएं, या इस तरह की और कई चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको लेकर के वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनर के उस तौर पर भी मैंने उसमें काम किया। तो अपना प्रोफेशन है वॉइस मॉड्यूलेशन, ये प्रोफेशन था या नहीं था, लेकिन मुझे तो प्रोफेशनली ही उसमें अपने काम ड्यूटीज़ में मैंने शामिल किया था इसको, और मैं देती थी, कई सालों तक मैंने दिया वहाँ पर। तो वो एक चीज़ थी। इसके अलावा यतिन जी मेरा जो कलम से जुड़ाव है, एक किताब मैं लेकर आई थी कि अगर मुझे कहीं मौका लगेगा तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो छोटे कुछ उसमें मैंने कविताएं भी हैं जी, आप लेखिका भी हैं जी, बताइए इसके बारे तो मेरी कुछ 10 किताबें आई हैं अभी जी, और कुछ किताबें अभी प्रोसेस में हैं। अच्छा, जिसमें आपने सही कहा कि कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास है, डायरी है, डायरी पर एक किताब आई है, और यात्रा वृतांत हैं। तो लगभग सभी विधाओं में मुझे लगता है, जब आपके पास, आपने आज के विचार से बात शुरू की थी, तो विचार जब होता है आपके पास तो वो शब्द ढूंढता है, जैसे आत्मा देह ढूंढती है। तो बिल्कुल उसी तरह से किसी विचार को शब्द चाहिए, वो कैसे पहुँचे, मुझसे आप तक कैसे पहुँचे, उसके लिए शब्द चाहिए। तो अगर एक बार आपके पास विचार है तो वो कौन से शब्दों में आप किस तरह, जैसे कपड़ा है आपके पास, अब आप उसकी क्या ड्रेस बनाएंगे आपका मन है, लेकिन कपड़ा होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही विचार है, अगर आपके पास विचार है, कथ्य है, कंटेंट है, तो आप उसको किस तरह से रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है।
तो मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ कविताएं भी लिखी जब ज़रूरत लगी, जब कुछ अचानक खटक से लगा तो कविता बन के झरी, और जब कुछ गहरे तक गड़ा रहा, चुपता रहा तो कहानी बनी। और कई बार एक विशाल लगता है आपको, जैसे मैंने विषय लिया था तो पुरुष वैश्यावृत्ति पर लिया था, बड़ा अजब सा विषय था और उस समय तो इस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ था। उस पर मैंने लिखा वो उपन्यास था जीमेल एक्सप्रेस, जो काफ़ी पसंद किया गया। उसके कई एडिशन भी निकले और कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। तो इस तरह से मतलब जीमेल एक्सप्रेस तब तक जीमेल आ गई थी। जीमेल आ गई थी। और ये ऐसे समय के उस जिस समय काल में आपने लिखा है, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर कोई आदमी बात नहीं करना जी। और ख़ास करके भारत में तो बहुत तरह, मतलब यहाँ तो फिर भी थोड़ी स्वतंत्रता है, लोग बात करते हैं, लेकिन वहाँ तो बड़ा टैबू है। तो मुझे भी लिखते हुए बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये विषय ऐसे पीछे पड़ गया था मेरे कि मुझे लगा कि इससे बचने का मतलब मैदान छोड़ के भागने जैसा है। सही बात है। और अगर जब आप लिखते हैं तो फिर और लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है जी। कि अच्छा उन्होंने लिखा है तो मैं भी बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। फिर इस पर कई शोध वगैरह भी हुए, मतलब और भी कई किताबों पर पीएचडी की लोगों ने रिसर्च वर्क हुआ, एमफिल पीएचडी की गई हैं मेरी रचनाओं के ऊपर, बातचीत हुई है, लेखन हुआ है। देखिए आपने शुरुआत करी और इसके ऊपर फिर रिसर्च भी। यतिन जी, मैं अपने सभी सुनने वालों से, क्योंकि मुझे आपने होस्ट की हैसियत से भी यहाँ रखा है, तो मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे मन में हम अक्सर कुछ न कुछ बात करते हैं, जो हम अपने आप से बात करते हैं, अगर उसे कागज़ पर लिख लें बजाय खुद से मौखिक वर्बली बात करने के, ओरली बात करने के, अगर हम उसको रिटन में बात करने लग जाएं तो वही कई बार कविता बन जाती है। आपसे बात हो रही थी जब मेरी, तो मुझे अचानक ऐसा लगा और मैंने आपसे पूछा भी कि यतिन जी आप कविता लिखते होंगे। बहुत कम लोग गैस कर पाते हैं मेरी इस बात को, लेकिन आपने पकड़ लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके मन में जब भी कोई ख्याल आता है तो वो उसे लिखें, और बड़ा सुरक्षित रहता है। ये लिखा हुआ कागज़ आपके पास आप दोहरा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, एक दस्तावेज़ बन जाता है, और लिखने के बाद आपका मन बड़ा हल्का भी हो जाता है। जो हम बात शुरू में अवसाद की कर रहे थे, ऐसी कई चीज़ों से वो आपको इतनी आसानी से बाहर निकाल लाता है। और कई बार लिखते हुए आप खुद को ही दोबारा देख रहे होते हैं तो सवालों के हल निकल आते हैं। तो जो मैं आपको कल कह रहा था कि मैं डायरी लिखता हूँ डेली सोने से पहले, तो वो काफ़ी समय हो गया आपको तो मैंने देखा कि एक तो मेरा उसका ऑब्जेक्टिव ये होता ही है कि भाई क्या हिसाब किताब है, इस समझो आपके पास 100 रुपये हैं, वो आपने खर्चा हो गया, क्या हिसाब, कहाँ खर्चा करा, क्या हुआ। और दूसरा होता है कि अपना आंकलन करना भी जरूरी होता है कि भाई सब लोग अच्छा, लेकिन मुझे मालूम है कि बिल्कुल क्या मैंने करा है। को तो मुझे जैसे लगा कि मैंने कुछ गलती करी, मैंने कुछ आपको ऐसे बोला आज, तो मैं सबसे पहले अपने आप को उसमें जाऊंगा कि मैं आपसे बोलूँगा कि भाई फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि भाई ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई अलका जी, आई एम रियली सॉरी ऐसे। तो एक चेतन जी का फोन। जी चेतन जी, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है, मैं भी वो देख रहा था, अभी मेरा सिग्नल पे गया आवाज़। मैं इसको देखता हूँ कैसे इसको एड्रेस करा जाए। ठीक है, थैंक यू। ये कहीं ना कहीं पैनल में एक समस्या आ गई है, कैसे इसका हो। सुनाओ ये आवाज़, हाँ अभी शायद ठीक हुई होगी। देखिए कैसे जा रहा है, थोड़ा सा पास करके। तो श्रोताओं अभी शायद देखिए कि अच्छी होनी चाहिए आवाज़। तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और बात है कि मैं सपने बहुत देखता हूँ। क्या बात है। और मेरे पास में हमेशा पेन एंड पेपर होता है। जैसे ही आपने सपने को लिख लिया फिर वो सपना नहीं रहता है। बहुत अच्छे। उस समय जो भी आया लिख लिया, फिर वापस समझो। सवेरे उठा, ओके अब लिख लिया है तो सपना नहीं रहा, अब अच्छा चलो इसके बारे में और किसने क्या करा, और वहां से श्रृंखला शुरू हो जाती, फिर वो हकीकत हो ही जाती। कलाम साहब कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप रात को सोते हुए देखते हैं,
सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। सही बात है। तो अलका जी, एक आपकी पसंद का जो आपने कल एक बताया था गाना, तो मैं उसी से अपने श्रोताओं को मनोरंजन का शुरुआत करता हूँ और होपफुली ये काम करेगा। देखो कैसे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सदागर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाए
personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये टेक्निकल वाला जो पार्ट है ना, कुछ आज गेम कर रहा है, आई डोंट नो इसको कैसे करा जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाना चाहिए। अलका जी हैं, वो अपना रेडियो लेके आएंगे। देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, मुझे लगता है ये जिंदगी का एक स्वरूप है। आप जब भी कहीं निकलते हैं तो बाधाएं आती हैं जी, आप उससे कैसे बाहर निकलते हैं, यही सारा मजा है और यही खेल है। सही बात है। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे मालूम पड़ गई फिजिकल, दरवाजे को बंद किया जाए शायद, है ना, हमारी अपनी फ्लोर वॉइस आ रही है। तो एक तो प्रॉब्लम मालूम, वो सॉल्व हो गई। तो अलका जी, एक हम चाहते हैं, चूँकि आपकी इतनी ज़िंदगी के अनुभव रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जो आपने अपना उपन्यास लिखा है जी, तो उसके ऊपर रिसर्च भी हुई, तो हमारे भी एज ए NRI कुछ अपने जीवन होते हैं यहाँ पे, जो नज़र आता वो होता नहीं। तो एक तो ये होता है कि बच्चों को संस्कार देना, एक अपनी काफ़ी हम लोग जैसे वेजिटेरियन होता है, अपनी वो पहचान बनाए रखना, बच्चों को संस्कार ऐसे देना कल को वो हमारे साथ में रहें। हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, शादी के बाद में लड़का या लड़की वो अलग रहते हैं, डे 1 पे, मतलब घर में भी नहीं आते हैं। यहाँ बाप ने 4 कमरे का घर, 5 कमरे का घर बनाया, ये करा वो करा, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं। तो एक और उसमें है कि कमिंग बैक टू, जो मेरे लिए बहुत आजकल मुझे कंसर्न कर रहा है रादर, कि जो समुदाय बेस्ड होता है आपके ऊपर अटैक, कि इंडियन है या ये वो है, इनको तो हम लोग ज़्यादातर पैसे वाले होते हैं, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक वेल ऑफ होते हैं। हम लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं, हम लोग ज़्यादातर अपना चलो सब इंसान बराबर है, किसी ने बोला भाई सॉरी गलती हो गई, इस तरीके का हमारा व्यवहार रहता है। तो ये धुरंधर वाली मूवी भी उसी श्रृंखला में आ जाती है कि कैसे हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, अपने को प्रोटेक्ट करें, अब एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट करें, हम एक दूसरे के साथ में खड़े हों। नितिन जी, सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है वो मुझे ये लगती है कि पहले तो हम खुद को पहचानते नहीं हैं। हमें अपने आप को ठीक से पहचानना चाहिए। हमारे पैरों के नीचे जो ज़मीन है, हम जिस ज़मीन से आए हैं, आज भले ही हम दूसरे आसमान के नीचे आ गए हैं, कोई भी वजह हो सकती है अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने की, वहाँ काम करने की, और उसे दुनिया तरक्की और विकास मानती है भी, बहुत हद तक है। लेकिन जिस जगह से हम आए हैं, जो जड़ें हमारी जहाँ हैं, उसके संस्कारों को लेकर, उसकी पहचान को लेकर अगर हम उदासीन हैं, तो हम कभी भी किसी भी समुदाय में अपने आप को तनकर खड़े हुए नहीं देख सकते। ओके, ये अलग आपने पहलू दिया, दोबारा से इसको करिए थोड़ा सा। मुझे ये लगता है कि पहले तो हमें अपने भारतवासी होने पर, अपनी उस छोटे से गांव का होने का गर्व होना चाहिए जिस गांव से हम आए। ठीक है, देश भी बहुत बड़ा है, देश से भी छोटा एक गांव, उस गांव में भी एक घर है, उस घर में एक परिवार है, उस परिवार पर हमें फख्र होना चाहिए, हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम इस घर से, इस परिवार से पले हैं, बढ़े हैं। और क्यों उस पर गर्व होना चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बाद में संस्कार के नाम से रेखांकित करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है। तो जब आप उसको पहचानने लगते हैं, उसको ओन करने लगते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप उसको लेकर चलते हैं, वो आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ है कि हम इमोशनल वैल्यूज़ की कद्र करते हैं जी। तो अगर हम कद्र करते हैं तो सिर्फ अपने घर में, अपने गांव में, अपने देश में नहीं करते, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, ठीक है,
और सिर्फ अपनी इमोशंस की नहीं कदर करते, हमारे जो सामने बैठा है उसके इमोशंस की भी। तो जैसे ही ये एक वाइस वर्सा टू वे ट्विन वो बन जाता है रिलेशनशिप, तो आपकी जगह मजबूत हो जाती है, आपको दूसरा व्यक्ति समझने लगता है, आप एक नई जगह में आते हैं, नए कल्चर में आते हैं, एक कल्चरल शॉक भी होता है जी। जो आपने देखा, जो अब तक जी रहे थे उससे बिल्कुल हटकर यहाँ का जीवन होता है। आपने जो अंग्रेजी पढ़ी थी, यहाँ की अंग्रेजी उससे भिन्न है, उसका अच्छा भिन्न नहीं हो तो उच्चारण तो बिल्कुल अलग है, तो उसमें आपको समझने में दिक्कत होती है। तो सिर्फ भाषा ही नहीं है, भाषा के भीतर जो कंटेंट है वो भी आपको कहीं ना कहीं समझने के लिए दोबारा देखने को मजबूर करता है। तो हमें इसमें हिचक नहीं करनी चाहिए, हमें इसे दोबारा तिबारा समझना चाहिए, क्योंकि हर जगह का कल्चर उसकी ज़मीन से निकला है, उसके मौसम से, उसके हालात से बना है। तो अगर आप पहले तो कि अपनी पहचान को लेकर के हमको सुदृढ़ होना पड़ेगा, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट आवर ओन इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड ऑल। जैसे तो मेरा पूरा नाम यतींदर डी है, यतींदर गुप्ता करके है जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसे लगता है, कई बार ये आया कि यार ये थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा करा जाए, ये करा जाए। मेरा इसमें ये पॉइंट रहा है कि क्यों, ये मेरा नाम है, मैं आपका नाम पूरा ले सकता हूं, मैंने कोशिश करी, मैंने आपका नाम पूरा लिया, तो क्या दूसरे को ये नहीं करना चाहिए, मैं क्यों नाम चेंज करूं? बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी पहचान है, आप इससे पहचाने गए। अब मैं क्यों, अब चूंकि मेरा ईमेल की वजह से मैंने छोटा करा नाम, लेकिन जब भी मेरा कार्ड होता है, कुछ भी होता है, मैं पूरा नाम लिखता हूँ। शुरू में जैसे कोई पूछे थे कहाँ से, तो दिल्ली बताया, भाई दिल्ली से ये करा, फिर लखनऊ गया, लखनऊ से हूँ, फिर अब मैं सीधा बोलता हूँ मैं इटावा से हूँ। अब तो और भी जाके बस यही बात जो मैं कहना चाह रही थी, वो यही कहना चाह रही थी। अब उसका कारण था अलका जी, बहुत ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ कि इटावा का जो उसकी बदनामी थी, नाम के साथ में बदनामी भी होती है, उसने थोड़ा सा मुझे कहा, क्योंकि उस समय जब मैं आया था एक गुंडागर्दी का लिमिट थी, सारा मुलायम सिंह का ज़माना था, और ये था कि किसी को बोला इटावा से तो आज मेरे 2-4 ही लोग होंगे यहाँ पे इटावा के, और डर जाते थे लोग, तो वो थोड़ा ना वो हाथ मिला के फिर आगे निकल जाता था वो इंसान की, भाई चलो ठीक है भाई साहब बाद में मिलेंगे। तो मैंने कहा कि जो है ना थोड़ा सब रहते हैं दिल्ली वाला, एक होता है, आप कहें ना कहें कि अच्छा कानपुर के हो, कानपुरिया हो, ना उस तरीके से शुरू हो जाता है। तो वो एक मेरे अंदर था, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आत्मा ने कचोटा कि भाई नहीं, ये ठीक नहीं। अब देखिए यतीन जी, जैसे इटावा के बारे में एक परसेप्शन बन गया लोगों का, जी, लेकिन आपके बारे में भी एक परसेप्शन है, आप इटावा के हैं ये आपने बताया ही नहीं, तो वो परसेप्शन चेंज कैसे होगा? वो बदलेगा तो तभी जब वो देखेंगे अरे इटावा का ऐसा व्यक्ति भी होता है, हमने जो सोचा था उससे हटकर भी, और दिन और रात तो हर जगह है। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात आपने बोली है। तो हम अब तो सर रेडियो पे भी अब तो जग जाहिर हो गई ये बात, जग जाहिर हो गया। तो अलका जी, अगर मैं वापस आऊँ आपने एक हाईजैकिंग की बात बोली थी, और आपने ऐसे बोला था कि वो इतने हाईजैक, जैसे वो नॉर्मल था कि हाईजैक होना, उस समय की वो माइंडसेट क्या रही होगी, खासतौर पे जो स्त्रियां हैं, लड़कियां थीं, कि हो गया तो चलो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि एक जो लेडी थी उनको वो बना है, जो लड़ी थी, उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया था, क्या नाम है उनका, मिनीजा। हाँ, तो वो ऐसा माहौल था कि भाई कि हो गया, आज हो गया, चलो इसको निपटाते हैं, ऐसे करके इट बिकम सो नॉर्मल। देखिए यतीन जी, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो ये घटनाएं हो रही थीं और बहुत हो रही थी, और मैं सिर्फ हाईजैक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विस्फोट की बात कर रही हूँ जी। तो उन दिनों ऐसा था, मैं आपको सच बताऊँ, हम घर से निकलते थे तो पता नहीं होता था कि शाम को वापस मिलेंगे कि नहीं। 90s की बात है ये, और ऐसे जैसे सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है ना, हम इसकी परवाह नहीं करते, उस तरह से हम बम विस्फोट की परवाह किए बिना ऑफिस के लिए, काम के लिए निकला करते थे। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता था। मुझे याद है कि मेरे ऑफिस में हमारी एक कोलीग थी, उनकी बेटी की शादी थी, और वो शॉपिंग करने, मुझे आज भी याद है 7 नवंबर का दिन था वो, और वो शॉपिंग करने के लिए करोल बाग की मार्केट में गई हुई थी,
और वहीं वो जो आपका बड़ा नामी वो है आइसक्रीम वाला करोल बाग में, अभी ध्यान से उतर रहा है, नरूला नहीं नरूलाज नहीं है, नरूला तो कनॉट प्लेस में था। चलिए खैर जाने दीजिए, अब हम उम्र हो रही है, चीज़ें भूल रही हैं, 90s की बात है। लेकिन उस जगह पर लोग बहुत खाने के लिए आया करते थे। वहाँ पर कुल्फ़ी फलूदा की दुकान थी, वो करोल बाग की बड़ी मशहूर दुकान थी। तो वहीं पर ये बम विस्फोट हुआ था और वहाँ वो एक महिला जो अपनी बेटी को साथ लेकर के उसकी शॉपिंग करने आ रही है, शादी 2 दिन बाद उसकी शादी है और वो उसके लिए शादी का जोड़ा ख़रीद रही है और बेटा भी मतलब होने वाला दामाद भी साथ में है, और वो विस्फोट हुआ और तीनों के तीनों हॉस्पिटल के अलग अलग कमरों में बंद हैं और तीनों ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को मत बताना, मेरे साथ ये हुआ है, वो मेरी पत्नी होने वाली पत्नी को मत बताना, बेटी कह रही है मेरी माँ को मत बताना और माँ कह रही है मेरे दामाद को मत बताना, बेटी की शादी हो जाने दो उसके बाद कुछ बताना। तो वो जो स्थिति थी ना वो इतनी भयानक थी। लेकिन मैंने इस पर पूरी एक किताब लिखी है, सुरक्षित पंखों की उड़ान के नाम से। तो क्योंकि मेरा दायरा उड़ान को लेकर था तो मैंने वहाँ पर रखा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें हमारी तरफ से जो आप बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले कि जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ सरकार की व्यवस्था की नहीं होती, एज ए सिटीज़न हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बल्कि हम ही हैं जो देश को बनाते हैं। देश कोई व्यक्ति को मतलब व्यक्ति देश बनाता है और देश से व्यक्ति बनता है। बहुत अच्छी बात। तो जब हम उसमें होते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। आप एक कागज़, जिन दिनों हमने ट्रेनिंग ली इस नौकरी को करने के समय मुझे एक ट्रेनिंग दी गई थी एंटी सैबोटेज चेक की, और वो ट्रेनिंग इतनी भयंकर थी कि आप यकीन मानिए तिंद्री जी, मैं ठीक से सो नहीं पाती थी। सोते हुए भी मुझे कहीं कड़कड़ की आवाज़ होती थी तो एकदम से नींद खुल जाती थी। मतलब इतना जागरूक कर दिया था उसने, मेरी चेतना को इतना सजग कर दिया था कि मैं नींद में भी सो नहीं पाती थी। आप एक कागज़ पड़ा हुआ देख लें तो यूं ही नहीं हो सकता, वो उसकी कोई वजह होगी। एक गमला यहाँ से वहाँ हो गया, रोज़ यहाँ रहता था आज यहाँ हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण है। ये जो चिंता है ये हर किसी के मन में आनी चाहिए, और ये जो सजगता है इसके लिए हर किसी को चैतन्य होना चाहिए, तब आप विस्फोट को रोक सकते हैं। जो आप धुरंधर में देखते हैं कि डोभाल साहब जा रहे हैं और जाकर के वो कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो, और लोग नहीं, नारा नहीं लगा पाए, देश तो खत्म हो गया। जी। उसके बाद कहाँ रहा देश, उसके बाद फिल्म कहाँ रही। तो उस कहानी को अगर उस सिरे को आप वहीं उठा लेते हैं तो वो तब उठता है जब सब मिलके उसमें सहयोग करते हैं। एक और इसमें मेरा पहलू है, हमारे भारत में एक है कि अगर फ्राइडे को इलेक्शन की डेट है तो लोग शिमला चले जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अपने वोट को आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। हम अपने वोट की जिम्मेवारी भूल गए, खुद लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एक वो कहते हैं अरे क्या साहब मैं एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या होगा, इस लाइक दैट। लेकिन वही एक बहुत बड़ी वजह थी, अभी भी वही वजह है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत तो लोक में है, ये तंत्र ही लोक से चलता है। और अगर हमारे लोगों को 3 छुट्टियां मिल रही हैं एक साथ ये सोच करके बाहर घूमने जाना है तो फिर वो घूमते ही रह जाएंगे और नीचे से कोई कील निकाल लेगा। वो सोचते हैं उनका अपमान हो गया है साहब, ये काम तो गरीबों का है। बस वही हमारी सबसे बड़ी भूल हुई है। यतीन जी, आप लोग तो देश के बाहर हैं, लेकिन मैं देश के भीतर से एक बात कहना चाहती हूँ, आप इसे अन्यथा न लें, और हमारे सभी सुनने वालों को भी मैं बहुत तकलीफ़ के साथ और बहुत उम्मीद के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे कई लोग जब हम साथ बैठते हैं हिंदुस्तान में तो ये बात होती है कि अब यहाँ पर सिर्फ बुज़ुर्ग लोग दिख रहे हैं। जो हमारा यूथ है वो तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में चला गया है, चाहे यहाँ अवसर की कमी है, चाहे जिस भी वजह से कहिए आप, लेकिन हमारा देश धीरे धीरे खाली हो रहा है। और इस तरह से जो हमारा पॉपुलेशन कम हो रहा है इसे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कहा जा सकता, और इससे देश का विकास, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी जो ब्रेन है, हमारा पढ़ा लिखा ब्रेन, वो तो कहीं और सर्व करने चला गया। ओके, तो ब्रेन ड्रेन की आप बात कर रही हैं अलका जी, लेकिन मेरा जो मानना है भारत में जो आज, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग की फर्म है और मैं भारत में हमारे काफ़ी एम्प्लॉई हैं, भारत में ब्रेन है, ऐसा नहीं कि सारा चला। हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं। 1.4 बिलियन में आप मान कितने जीरो होते हैं। हमारे पास सब कुछ है, अभी भी है। हम जो भारत से बाहर गए हैं, आप ये मान के चलिए कि जो भारत का यहाँ पे उच्चायुक्त है वो भी वो काम नहीं कर पाता जो हम काम करते हैं। बिल्कुल।
हमने जो भारत के लिए काम करा है आप उसको पैसे से नहीं कर सकते हो। हमने भारत की इमेज को, आज आप किसी भी पॉलिटिशियन से आप पूछेंगे वो कहेंगे भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, लॉ अबाइडिंग होते हैं। अगर कई कमिटी होती हैं जैसे मान लो एक लेबनीज को यहाँ पे उस तरीके से माना जाता है, ये दे डोंट अबाइड बाय लॉ, वो पूरा तमाशा करते हैं, पूरा सिस्टम का मिसयूज करते हैं सब। और भी हैं, अभी वो रेडियो पे नाम लेना उनका ठीक नहीं है, लेकिन भारतीयों के बारे में ऐसे बोला जाता है। पर यतीन जी, ये भारत में जाकर के इस जिम्मेदारी से थोड़ा दूर हो जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए ना, सॉरी मैं इस चीज को एक उससे बोलता हूँ, आप हमें अलग क्यों, हमने अगर आप साम्राज्यवाद बोलना चाहो, जो भी बोलना चाहो, हम भारत के तो हिस्से हैं ना, काम तो हो रहा है, वही तो काम हो रहा है। आज हमने मान लो गूगल का जो CEO है, जो ही इज हेड ऑफ दैट, बिल्कुल, अब कहो कि वो अमेरिका के लिए काम करे, अच्छा ठीक है अमेरिका के, लेकिन आप ऐसे क्यों देखते हो कि वो अमेरिका को भी उन्होंने अपना बना दिया। वो जो काम कर सकता है वहां पे बैठ के भारत के लिए, वो भारत में होता तो वो नहीं कर पाता। आज मैं खुद अपनी बताता हूँ, अगर मैं भारत में होता तो वो मैं नहीं कर सकता था जो मैंने यहाँ पे रह के भारत के लिए करा है। मेरा सिर्फ सोचना इतना है कि कहीं ना कहीं आप एक समय के बाद अपने देश लौटे, यहीं ठहर न जाएं, अपने देश को भी वो अवसर दें जिसके कारण, कि जिस अवसर को न मिलने के कारण आपको देश छोड़ना पड़ा, ये अवसर हमारे देश के भीतर आए ताकि और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें अपना देश न छोड़ना एक ऐसा विषय है, लेकिन आप जैसे सोचती हैं उसमें पहला तो ये है ना कि भारत में बहुत ब्रेन है, आप ये मान के चलिए, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आज। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप जहाँ पे भी हैं आपके साथ में भारत है, आप भारत की सेवा भारत के बाहर से भी कर सकते हैं, ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, आप कर सकते हो। चलिए इसी बात पे कोई गाना सुना दीजिए फिर। मैंने एक गाना और सुना है आपके लिए, और चूंकि ये था कि मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अंखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है।
लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत, तू जमीन की धनक है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। श्रोताओं, हमारे साथ में अलका जी हैं और अलका जी के भाई भी आए हैं, तो आप अपना नाम भी बताइएगा और अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमें। नमस्कार यतेंद्र जी, मेरा सौभाग्य कि मैं 98.5 FM दर्पण स्टूडियो में बैठा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका पार्ट बन के। और उससे भी मेरा नाम नीरज प्रसाद है, मैं अलका सिन्हा का ब्रदर हूँ। ये मेरे पास सिडनी आई हैं घूमने, बहुत दिनों से मेहनत मशक्क़त करके मैंने उनको यहाँ बुलाया था और फाइनली ये हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ख़ास करके मुझे इस बात से बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, इनको दर्पण रेडियो से एटलीस्ट जुड़े हुए सभी लोग सुन पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यतिन जी, इत्तेफाक से देखिए कि मैं दर्पण फोरम का भी सदस्य हूँ, उसका पार्ट हूँ। कब से हैं आप? कब से हैं आप? बस अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं काफ़ी समय से इसका पार्ट हूँ। क्या बात है। क्योंकि देखिए, रेडियो में मैंने पहले प्रोग्राम दिए हुए हैं। अच्छा जी, मेरी इनफैक्ट पहली जॉब रेडियो में ही थी। और मैंने फिर तो आपको मैं दर्पण के साथ में जोड़ता हूँ, तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। और मैं अपनी सिस्टर को ये भी बता रहा था जब ये आई थी यहाँ पे कि हम लोग भारत से विदेश आते हैं और रहते हैं, लेकिन हमें अपनी भारतीय संस्कृति से किसी तरह से जुड़ाव होना चाहिए और उसका वो नेचुरल है। आप ये मान चलो आप, और ये जो फोरम है इनके माध्यम से जी ये जुड़ाव बहुत बढ़ जाता है। जी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नीरज जी, आप हमारे जो श्रोताओं ने संदेश भेजे हैं वो पढ़ के बताइए कि क्या क्या है वो। जी, कुछ संदेश जो आए हैं बहुत अच्छे हैं। एक संदेश प्रदीप जी ने लिखा है कि अवसाद और अहंकार दोनों को एक ही वाक्य में डालकर सुंदर विचार की रचना अलका जी कर रही हैं। दर्पण रेडियो के श्रोताओं का सौभाग्य है कि वो अलका जी को सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज़ पाई है, ये भी एक संदेश भेजा है। एक संदेश आया है कि बहुत पतंग तब तक आकाश में लहराती है जब तक वह अपने सूत्र में बंधी है।
क्या और ये बात मुझे है, बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा। लगी। बहुत और बहुत जो हमारी शैलजा जी हैं वो भी हमारी एक एंकर हैं और उनका वो भी कवित्री हैं, वो काफ़ी लिखती हैं, बल्कि डॉक्टर हैं वैसे। उन्होंने ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है एक सूत्र में वो बात कह दी जो मैं कहना चाह रही जी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा फिर ये आ गया है कि रोशन कुल्फी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि तो हमारे रोशन श्रोता लोग कुल्फी जो है था ना वो। बहुत मतलब देखिए ऐसा बहुत ज्ञानी है हैं। यतीन जी, जिस बात को मैं कह रही थी, आप चाहे कहीं भी रहें जी पर देश से जुड़े रहते हैं, एक तार जी तो वहाँ जुड़ा ही होता जी है। बिल्कुल, वो नहीं जा सकता, वो आप तो मुझे हम शब्द ढूंढने में, मुझे नाम याद करने में समय लगा, लेकिन हमारे श्रोताओं में से किसी ने तुरंत ये याद दिलाया। मैं बहुत जी। धन्यवाद करती हूँ इस एक बात हमारे योगी जी लिख रहे हैं, योगी मिश्रा जी लिख रहे हैं कि यतीन जी आपकी स्थिति टाबा का होने पर मैं समझ सकता हूँ। मैं भी आपके पड़ोस पर का बात कर रहे हैं। तो जी योगी जी, हम लोग मिलते हैं, अपने एक दूसरे को समझते हैं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। फिर औरों को समझाते हैं। एक होता है कि यार जैसे एक्चुअली मैं अगर आपको बोलूँ, ये यहाँ कहीं नहीं, जब मैं दिल्ली से सीए कर रहा था तो जो भी ट्रेन होती थी दिल्ली की, वो अब मैं एक्चुअली भरथना का रहने वाला हूँ, हाँ। इटावा से भी। अच्छा। तो रात को गाड़ियाँ पहुँचती थी, तो आपको मालूम होता है क्या होता है रात में, पूरा होती थी। तो मैं चुपचाप कहीं गाड़ी में बैठ जाता था जाके, और ऐसे लगता था मैं कहीं और से आया हूँ, ना कि मैं वहाँ से बैठा हूँ। करना पड़ता, क्या करूँ। अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कैसे वहाँ से निकल आया। ये अपने आप में विधि का विधान होगा कहीं ना कहीं, वो है ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं वहाँ पे। आप सोचते हो भारत कोई एक नहीं, कितने किस्म का वहाँ पे हिसाब किताब है भाई, भगवान जाने। और आप अगर मैं चाहूँ चेंज करना, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये कि भागना आसान। साहिल चंद्रा जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दूसरा पहलू भी है जो उनको सांत्वना देता आया है जी, कि प्रवासी भारतीय विश्व का हर कोना भारत की कीर्ति से प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और हम प्रवासी भारत के लोगों के प्रति निश्चल प्रेम से सेवा निवृत्त और समर्पित हैं, और अब हमारे वापस आने की जागरूकता भी बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। वही मुझे लगता है कि जो उसमें माहौल हम चाहते संसाधन हैं, बन जाए ना, हाँ, संसाधन, हाँ, तो आसान हो जाता है। अब आप जैसे कि मान लो जब जाएंगे तो एज इतनी हो जाती है, तो वहाँ पे आपके जो घर हैं जहाँ पे रह रहे हैं वो इस किस्म के, कि जहाँ पे आप रह सकते हो, एक सफाई वाला है कोई प्रॉपर, तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा ये अपने आप में काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए वहाँ पे संसाधनों को अलग हिसाब से बनना पड़ेगा। तो श्रोताओं, अभी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं लिखा है जिससे कि उसको धुरंधर 2 का टिकट मिले, ठीक है ना। तो दरअसल दिक्कत क्या है मैं बताऊं आपको। जी बताइए। धुरंधर 2 के टिकट के लिए वो व्यक्ति उत्सुक हो जाएगा जिसने अभी नहीं देखी है। हाँ, लेकिन सब और जो देख चुका है उसे इसके बारे में बोलना है। ये तो थोड़ा देर हो गई भाई, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मेरे जैसे भी हैं, मैंने नहीं देखी है, आपको सुना तो बहुत है। तो जो भी लोग देखना चाहते हैं, आप अकेले भी देख सकते हो। बाय द वे, अगर मेरे साथ नहीं देखना चाहते तो भी ऐसी कोई बात नहीं, आप अकेले भी देख सकते हो। और लेकिन कुछ अच्छा सा लिखिए कि ये इस फिल्म से ऐसा क्या प्रभाव पड़ रहा है जो पहले नहीं था। क्या ये फिल्म है या फिल्म के अलावा कुछ और भी है? थोड़ा इस रूपक में आप लिखेंगे तो क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपका पार्टिसिपेट करना तो और भी ज़्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो सोताओ जस्ट डू इट। अगर और भी बहुत ही अच्छा हुआ तो हम 2 टिकट भी कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, कई बार होता है ऐसा ना कि हम अपने देश को जानते ही नहीं है ठीक से। जी, हमारे देश में भीतर क्या चल रहा है जी, और वो कितना गंभीर है। जैसे कि मोनेटाइजेशन हुआ, उसको लेकर के लोगों ने अपने अपने विचार, मतलब एक रिक्शा वाला भी बोल रहा है, सब्जी वाला बेचने वाला भी बोल रहा है, और एक CEO भी बोल रहा है।
तो आपको जब तक उसकी डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप जानते ही नहीं कि वो क्यों हुआ है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हैं, हाँ, आप जानना चाहते हैं, आप उसका हिस्सेदार होना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हुई। तो अब तो धुरंधर एक तरह से आपको उससे जोड़ देता है। हाँ, इसने कई चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कर दिया कि ये हुआ। तो मैं इसको फिल्म से कहीं ज़्यादा मानता हूँ। बिल्कुल। इतना साहस दिखाना, ये जो आदित्य धर जी हैं जिन्होंने फिल्म बनाई, मैंने उनके बारे में सुन रहा था कि वो ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, उनको ही कांट इवन रीड 1 or 2 पेज। जो आपने देखी होगी ना, तारे जमी पे एक फिल्म थी, उस किस्म के वो हैं। अच्छा। और लेकिन उनकी कला में काफ़ी महारत, तो ऐसे लोग बिल्कुल कहीं दूसरी जगह कंपनसेट हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं भी कहूँ कि क्या बात है कि ऐसी फिल्में बनी नहीं। अभी हॉलीवुड, ये वो सब देखने की, एक बंदे ने क्या बना दिया, और उसका साहस देखो। जो भी करेक्टर दिखाए हैं, लोग भले ही कहें प्रोपेगेंडा ये वो, आप देख के, आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आँखों से पर्दा, जैसे आँखों में हम कई बार चश्मा पहनने से पहले चश्मा साफ करते हैं, हाँ। ये चश्मा साफ कर दिया एक तरह से। बिल्कुल। और अब जो डिमोनेटाइजेशन वगैरह का, देखिए हर चीज़ को उसमें नहीं बोला जा सकता। अगर आप सब लोग कहते हैं कि बोलना चाहिए ना कि वहाँ पे फेक करेंसी आ रही है, मालूम क्या होगा, आपका पूरा कंट्री बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, उसकी बहुत प्राथमिकता होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं हर चीज़ बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे आपके बच्चे, अगर आपका 5 साल का बच्चा है, उसको वही बोलोगे जो उसकी क्षमता है, जो वो पचा सकता है, हाँ, जो समझ सकता है। अब आप उसको बोलोगे नहीं साहब, उसको बोलो शादी में ये होता है, क्या बकवास करो। तो मेरा तो ये मानना है। लेकिन एक धुरंधर का गाना भी सुन लेते हैं, हाउ अबाउट दैट? जरूर। दिल तुझे भूलेगा कैसे, ये बताओ, ये बताओ। दिल सदा देता रहा तुमको, ना जाओ, तुम न जाओ। तुम जरा सा वक्त मेरे संग बिताने आए थे, कैसे कह दे इश्क जो था वो निभाओ, वो निभाओ। जितने जख्म थे सारे हमने दिल पे अपने ले लिए हैं, जो मोहब्बत दिल में मेरे है उन्हीं के लिए है। आंखों में आंसू लिए क्यों मुस्कुराते आजकल है, नाम उनका अब भी अपने यूं ही होठों पे लिए है। हम मुकद्दर के मारे हुए हैं, हम तुमको भी हारे हुए हैं, तुम हमारे नहीं हो, सच है ये। हम हैं जो सिर्फ तुम्हारे हुए हैं, ये गम है जो हमको ही खाता रहेगा। तू झूठा दिलासा दिलाता रहेगा, तू दिल को धोखे में रखेगा कब तक, तू कब तक खुद को सताता रहेगा। हक से तू दे दे इजाजत से, फल इसका उसे कभी तो मिलेगा। मेरे बिन है तुझको रहना सनम, रह तू मेरे बिना लेगा अगर तो चले जा, जा चले जा। है तेरी घर ये तमन्ना, जा जा चले जा, जा चले जा। है खुशी तेरी इसी में, हाँ जा चले जा, हाँ चले जा। जा चले जा, जा चले जा। मेरे बिन
सकेगा तो जा चले जा, जा चले जा। हमसे ना पूछो कि क्या लुट गया है, प्यार से मेरा रिश्ता मिट गया है। खुशियों का बादल जिंदगी छत से, जाने से तेरे जाना छट गया है। रुखसत कर उसको, वो जाने को है, वो तुझको मेरी जान भुलाने को है। वो झूठी थी कसमें और वादे सभी, दिखावे के रिश्ते दिखाने को है। एक मर्तबा गले से लगा ले, फिर चाहे मुझको भले से भुला दे, दे चाहे मुझको फिर जैसी सजा है तमन्ना तेरी, गर मुझको रुला ले। श्रोताओं, आपने धुरंधर का गाना भी अब सुन लिया है, तो लिखिए मेरे फ़ोन पे, अगर फ़ोन भी कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0421590791। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये केवल फिल्म है? क्या आप, अगर जिसने फिल्म देख भी ली है, तो क्या इस फिल्म ने आपकी जो समझ सी किसी इंसिडेंट्स के जिसके बारे में सब बनाया गया, वो सही हुई, विस्तृत हुई, आप सहमत हैं या असहमत हैं, वो भी हमें बताइए। तो हम अपनी अलका जी से और बात आगे करते हैं। तो अलका जी, आपने कई कविताएं लिखी हैं, तो क्यों ना हमारे श्रोताओं के साथ में आप अपनी एक दो कविताएं जो आपको बहुत पसंद है वो शेयर करें। आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी यतीन जी, क्योंकि जब हम जिस तरह की बातचीत कर रहे थे तो मुझे अपनी एक कविता बहुत याद आ रही थी। उसका एक हिस्सा मैं सुनाना चाहती हूँ, जो मैं समझती हूँ कि जब कोई देश छोड़ता है जी, तो उसकी क्या मनस्थिति होती होगी, वो खुद से ही कितने सवाल जवाब करता होगा। तो उसको मैंने कहीं उसके नज़रिए से लिखने की कोशिश की है। बस एक उसका बंद सुनाना चाहती हूँ। पहले तो ये था कि कौन सी एयरलाइन से टिकट ले। हाँ, एयरलाइंस तो क्योंकि मेरी एयर इंडिया है तो मैं तो उससे बाहर की बात नहीं करूँगी। जी, जी, जी। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब वो बेशक देश छोड़ रहा होता है, लेकिन उसे देश की बड़ी याद आती है। तो वो कहता है कि बहुत विकल थी याद तुम्हारी, हमने खुद को खूब संभाला। उस देश को भले ही छोड़कर आया, लेकिन वो कहता है कि बहुत विकल थी याद तुम्हारी, हमने खुद को खूब संभाला। बहुत प्यार था तुमसे, लेकिन रोज़गार की व्यथा बड़ी थी। बहुत प्यार था तुमसे, लेकिन रोज़गार की व्यथा बड़ी थी। सुधियाँ गहरी थीं पर रोटी बाधा बनकर आन खड़ी थी। ढेरों स्वर्ण पदक बेमतलब योग्यता पड़ी थी। उधर तुम्हारे नाजुक तन पर तंगहाली की कील गड़ी थी। उसकी चुभन मिटाने खातिर खुद स्वीकारा, देश निकाला। बहुत विकल थी याद तुम्हारी, हमने खुद को खूब संभाला। क्या बात है। तो ये जो बात होती है, मतलब हम चाहते हैं, और फिर क्या होता है, हम हमेशा जब जा रहे होते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि कुछ थोड़ा सा बन जाए हाथ में तो फिर लौट कर आएंगे अपनी जड़ों की तरफ लौटने की बात। सोचा था जल्दी आऊँगा, लेकर सपनों की सौगातें, बांध पोटली में लाऊंगा परियों वाली मीठी बातें। सुविधाओं के साथ चलेंगी खुशियों की मोहक बरसातें। दिन भर बतियाएंगे हम तुम, आँखों में गुजरेंगी रातें। लेकिन रीत गया जो जोड़ा, मैंने खुद को खूब खंगाला। बहुत विकल थी याद तुम्हारी, हमने खुद को खूब संभाला। और कई बार ऐसा होता है कि आपका परिवार का एक हिस्सा भारत में है, आप यहाँ हैं, तार जुड़ा हुआ है, जाना चाहते हैं, जा नहीं सकते। तो एक बिंब उसका देखिए। जब नन्हे की छठी मनी थी, किया गया भाल पर टीका। जब नन्हे की छठी मनी थी, किया गया भाल पर टीका।
काश वहाँ मैं भी जा पाता, हो न सका पर मेरे जी का। हर कोशिश नाकाम रह गई, रहा सभी कुछ फीका फीका। 7 समंदर पार लगाया, आखिर 7 समंदर पार जलाया, आखिर मैंने दीपक घी का, और उसी से काजल लेकर अपनी आँखों को रंग डाला। बहुत विकल थी याद तुम्हारी, हमने खुद को खूब संभाला। तो ये देश निकाला आसान तो नहीं होता। लोग सोचते हैं, जो इस पार के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो तो उस पार चला गया, ऊंची आकाश में उड़ान भर रहा है, सब सुविधाएं आ गई उसके पास, लेकिन उसका जो वो एक इमोशनल बैलेंस है वो कितना गड़बड़ाता है, उसका एक तार जो कितना बारीक हो जाता है जब वो छोड़कर आता है। उस बात को भी मतलब समझने की, मैं तो देख रही हूँ आप बड़े भावुक हो रहे हैं, आपकी चेहरे की जो रेखाएं बता रही हैं कि आपको घर की याद आ गई है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं यतिन जी, हम देश से दूर रहते हैं लेकिन देश हमारे पास रहता है, और कई बार हम देश में रहते हैं पर हम देश को देखते ही नहीं। अपना चेहरा अपने आप को नहीं दिखता। मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ पर अपना चेहरा नहीं देख सकती। एक और होता है कि माँ बाप के जाने का वो आप नहीं हो पाते हो, आप नहीं हो पाते हो, और वो खलिश आपके जीवन भर चलती है। बिल्कुल। कई चीज़ें आप पैसे से खरीद सकते हो, कई चीज़ें आप कर सकते हो, आप ये गए वो घूमने, ये बट जो वो एक जो खालीपन रह जाता है ना, रिक्तता रह जाती है। और जब आप जाते हो 4 चीज़ें होती हैं उसका, लेकिन वो जिंदगी भर आपके साथ चलता है, जिंदगी भर। आप भाग नहीं सकते हो। नहीं, भागने की ज़रूरत भी नहीं है, यही तो है जो आपको जोड़ता है। दूर रहने के बाद की तो आंखें भीग आई हैं। और मैंने ये देखा कि जो समझ है, जो लोग जिस तरीके से लोग आपको समझते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, डिस्कनेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। बस इसी को रोकना है, और वो हमें कनेक्टेड रहना है, और वो बढ़ता चला जाए। उसका कारण ये है कि आशाएं, उम्मीदें वो जिस तरीके से हमें जानते हैं कि भाई तो भाग गया लेकिन चलो भाग गया। फिर आप अगर भारत में भी रहते हैं, कोई बॉम्बे में रहता है, वो अब तो खैर एयरलाइन इतनी हो गई, अब तो आप हो सकता है कि बॉम्बे वाला उतनी देर से पहुंचेगा, हम पहले भी पहुंच सकते हैं अगर आपको प्रॉपर एयरलाइन का मिल जाए। मैं आपसे कहूँ यतिन जी, मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं सिडनी में, और मेरे चाचा जो बिहार में रहते हैं, वो लगभग रोज़ एक निश्चित समय पर फ़ोन करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं। जी। जबकि आप बॉम्बे और दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वो रह रहा है या कहीं बाहर चला गया, हमें नहीं पता होता। तो ये बात दूरी मतलब उसकी नहीं है जो आप भौगोलिक दूरी देख रहे हैं, ये दिल की दूरी है। वही तो कनेक्शन बना रहना चाहिए। और फिर ये भी हो जाता है कि जब आप जाते हैं वहाँ पे, माँ बाप के जाने के बाद में ख़ास तौर पे, वो सब ना जो डिस्कनेक्शन की हम बात करें तो वहाँ पे ये भी होता है कि माँ बाप के जाने के बाद में फिर वो ऑलमोस्ट कट ही जाता है, कट जाता है, क्योंकि जो वो आंखें हैं इंतजार करने वाली वो नहीं रह जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो माँ का वो कुछ बना के रखती हैं, हाँ, भाई और कुछ नहीं तो अचार ही बना के रखती हैं। exactly. और वो बनाते हुए सोचती है बार बार माँ कि बच्चे को वो पसंद था, वो आएगा तो खाएगा, उसके लिए बनाती है, और नहीं तो अब बनाने का मन ही नहीं करता, कौन खाएगा, किसके लिए बना के। जो बाप देख रहा है आपको आते हुए कि मेरा बेटा है, और वो नहीं है आंखें, वो हाथ नहीं रह गए, और फिर ये होता है चलो ठीक है, फिर मूव ऑन विद लाइफ। तो एनआरआई की जो अपनी परिस्थितियां हैं, 4 बातें हैं, उसका कम्युनिकेशन होना समहाउ बहुत ज़रूरी है, तब ही वो संभव है जो आप बात कर रही थी। हमारी अपनी हर आदमी बदलता है, हर इंसान, आप कोई भी, आप भारत में आप जो पहले थी 10 साल पहले वो आज नहीं है, हर एक का बदलता है।
हर एक की समस्याएं बदलती हैं। अब वो लगता है कि पहले तुम ऐसे थे, अरे वो पहले से भी नहीं है ऐसे। हर चीज़ का वो बदल जाता है। और बदलना ही तो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो स्थायी है, तो बदलेगा ही बदलेगा। एग्जैक्टली। तो चलिए एक हम आपको आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। जी। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो श्रोताओं, हमारे साथ में उपाध्याय जी, प्रदीप उपाध्याय जी जुड़ गए। प्रदीप जी, दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, हाँ जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जी, आप बताइए, आप किस विषय पे अलका जी से बात करना चाहते हैं, धुरंधर पे बात करना चाहते हैं? पहले धुरंधर पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। बिल्कुल, मैं उन श्रोताओं में हूँ जिन्होंने ये पिक्चर देख रखी है, और मैंने तो इसका मतलब आप मेरे साथ नहीं देखेंगे हैं? आप हमारे जो
हमारे जो को होस्ट हैं संजीव शर्मा जी, उनके साथ देखी, क्योंकि मैंने उन्हीं के साथ देखी थी और वो दोबारा देखने के मूड में है। आपका ठीक हो जाए। उन्होंने लिखा नहीं इसलिए अब उनको टिकट तो नहीं मिल सकता है फिर। तो नई पिक्चर मैंने जब 1 भी देखी थी और एक अलग प्रकार की पिक्चर है ये, और तभी से उत्साह, एक जिज्ञासा हो गई थी कि 2 आएगी, उसको भी देखेंगे। और अभी 2 आई तो, और काफी व्यावसायिक रूप से काफी अच्छा कर रही है। 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेना आसान नहीं होता, और इसने बिल्कुल उस परिदृश्य में एक नया इतिहास इस पिक्चर में, इन दोनों पिक्चरों में किया है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात मुझे शुरू में लग रही थी कि जब मैंने सुना ये 4 घंटे की पिक्चर है, जी। तो इतना लंबा रनिंग टाइम आज के दौरान में फास्ट फूड की जो कल्चर है 2 मिनट से ज्यादा कोई फोन पे बात नहीं करता, और 4 घंटे की पिक्चर आप कैसे देखेंगे, तो मुझे थोड़ी सी शंका थी। लेकिन जब देखना शुरू की मैंने, तो कहीं पे भी एक बोरिंग या इस तरीके का मुझको कहीं नहीं लगा कि अरे यहाँ पे पिक्चर को लंबा खींचा गया है या कुछ इस तरीके का किया गया है। तो पिक्चर जो थी वो एक बांध के, दर्शकों को बांध के रखने वाली थी। तो आपकी मनस्थिति को प्रभावित करती है? हाँ, एक देश के एक्चुअली वो जो रिवेंज वाली जो बात है, तो वही अपेक्षा भी की जा रही थी कि अब जो टेररिस्ट के अगेंस्ट जो इंडिया का स्टैंड है, वो जो का घर में घुसता भी, भारत अब घर में घुसता भी है और मारता भी है, तो मुझे बात थी, तो उसी तरीका इसमें किया है। और बट एक जो थोड़ा सा एक निर्देशक के लिए एक जो थोड़ी सी मेरी सलाह ये रहेगी कि जो कुछ वाली भाषा जो है पिक्चर में काफी यूज की गई है, तो उस परिदृश्य में जो हमारी भारतीय जो हमारा जो सिस्टम है, उसमें परिवार के साथ बैठना थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चों के साथ बैठ के। सुदीप जी, अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, सॉरी, इसमें मेरा जो आउटलुक है कि इसीलिए मैं बार बार यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप इसको केवल फिल्म मानते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मैं इसको फिल्म से कुछ अलग जरूर मानता हूँ। ये कुछ कहना चाहती है फिल्म, ये वो चीज़ को दिखाना चाहती है कि जो हुआ है। इसमें कोई ड्रामेटाइजेशन का थोड़ा बहुत है तो है, लेकिन ये कैसे हुआ है, कैसी भाषा इस्तेमाल करी गई है। ये गुंडागर्दी का जो लिमिट था वहाँ पे, वो जो इवन पाकिस्तान में जिस तरीके से हुआ है और आज हो रहा है, वो एक राय हो सकती है, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत राय है, नहीं, वो बात आप किसी, अगर आप इसको फिल्म से अलग हटके देखेंगे तो शायद आप इस बात से एग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूँ, वरना नहीं आप एग्री करोगे। देखिए जो पुलिस वालों की जो भाषा होती है, जो गुंडों की भाषा होती है, उसमें वो गाली, हर कोई वाक्य उनका जो है बिना गाली के नहीं होता है। लेकिन जो हम एक संदेश फिल्म के माध्यम से देना चाह रहे हैं, अगर वो काम बिना किए या उसको थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से करके भी अगर आप अपना उद्देश्य जो है पाते मैं हैं, तो आपकी सलाह तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी क्या है ना, कम से कम उन लोगों को एक्सपोज हुआ है कि जो फेक करेंसी में इतने, वो फेक करेंसी का क्या क्या होता था। ये बहुत बड़ी चीज हुई है मेरे ख्याल से, लोगों को मानना, मोनेटाइजेशन का। और उस चक्कर में क्या है कि ये मूवी भी एक ऐसी है, इसको या तो लोग पसंद कर रहे हैं या इसको हेट कर रहे हैं, क्योंकि इसने इसको एक जो देश के प्रति जो लोग, हमें मालूम है जो हेट कर रहे हैं वो चाहिए भी कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो पूरा एक बॉलीवुड का जो एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव जो इतना लंबे अरसे से, दशकों से चला आ रहा था, उसको एक व्यावसायिक रूप से सफल पिक्चर देके आदित्य धर ने जो एक कीर्तिमान रचा है, उसको वह एक वाकई में प्रशंसनीय है। इसको ऐसा सोचा नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पे तो अंदर की पॉलिटिक्स जो है बॉलीवुड में इस तरीके की चलती है कि अच्छा इस हीरो की पिक्चर है, ये डायरेक्टर है, पहली पिक्चर बना रहा है, इसको गड्ढे में डाल दो, और सारा पूरा सिस्टम जो है उसके आगे जो है वो निगेटिव कंपेनियां जो भी है हर तरीके से ये प्रकार है, उसको जो है वो शुरू करते हैं। अभी बॉलीवुड वालों को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। इस फिल्म ने सब कुछ जिसको कहते हैं ना कि सुनामी आके सब कुछ तबाह कर देती है। इस लाइक बॉलीवुड के सारे जो थे बैठे बिठाए नपुंसक लोग, उनको सब ठीक कर दिया। अभी उनको आना पड़ेगा उस तरीके से।
और आपको अलका जी की बातें कैसी लग रही हैं? बिल्कुल, अलका जी को मैं तब से सुन रहा हूँ और अलका जी से मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। एक स्वागत समारोह में मैं अलका जी को के साथ उनकी कविताएं भी सुनी थी और इतना सुंदर, इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इनकी कहानियां इतनी अच्छी हैं और हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम है, इसमें जितना न्याय कर सकते हैं उतना ही प्रयास करिएगा। यतीन जी, आपको साधुवाद, आपने काफी कुछ उनसे बातें कर ली हैं। और अलका जी, मैं जब पिछली बार जब आपका एक कविता आपने सुनाई थी, वो जिसका अंत होता है कि शहर छोड़कर कौन गांव जाता है, अच्छा। वो एनआरआईज पर बहुत एप्लीकेबल है। यदि समय हो, संभव हो तो उस कविता के अंश हमको सुनाइएगा। मैं दावा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को वो बहुत भावुक करेगी और पसंद करेंगे सब लोग उसको। चलो, गुड। प्रदीप जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भी आपकी प्रतिक्रियाएं तो जरूर देते रहिएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो अलका जी, ये कविता तो अब आपको सुनानी ही पड़ेगी। ये कविता मुझे 1 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ है, क्योंकि बहुत पुरानी कविता है और एक कार्यक्रम में मैंने सुनाई थी। मुझे ऐसा लगा कि हम जिस जगह अभी हैं तो एक और हमारे मैसेज उन्होंने मुझे पर्सनल लिखा है। रोहन जी लिखते हैं कि धुरंधर हमें याद दिलाती है कि महानता न धैर्य धर हमें याद दिलाती है कि महानता शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलती है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य और मूल्यों के प्रति अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। बहुत सही बात बोली है रोहन जी आपने। और ये जो धैर्य है ना, पेशेंस, मैं तो मानता हूँ कभी कभी सारी सफलताओं की कुंजी होती है। तो आपने बहुत अच्छा विचार शेयर करा है। बल्कि नीरज भी अपने कुछ विचार शेयर करना चाह रहे थे इस धुरंधर फिल्म के ऊपर। हाँ, बोलिए, ऐसी भी कोई बात नहीं आप जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है और आप यतीन्द्र जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये फिल्म से बढ़कर है। ये दरअसल ये उस भावना का विस्फोट है जो दशकों से दबाई हुई थी, और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन सब बातों को उतनी उस रूप से उजागर नहीं करते जिस तरीके से ये सामने आई है, वास्तविकता को दिखाया गया है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। अगर ये भावना मैं सुनता हूँ इसलिए घातक हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना है। हर चोट, हर घाव इस देश को मजबूत बना रहा है, मजबूती दे रहा है, और हम युवाओं का ये कर्तव्य है, ये रोल बन जाता है कि हम इसे सीख करके जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं उसको दोबारा ना दोहराएं और कोशिश करें। और वो तभी है जब हम उसको जाने, एज इज जाने, और वो वास्तविकता से भागने का, वास्तविकता से आतंकवाद एक वास्तविकता है। हाँ, उससे पलायन का सवाल ही पैदा नहीं। मैं तो जब अलका जी ने अभी बताया कि वो नॉर्म था, मेरे लिए बहुत बड़ी एक बिल्कुल रुझान करने वाली है कि ऐसा हो गया कि हमने उसको नॉर्मल बना लिया। जी। मुझे एक कहानी ध्यान आती है अपनी। एक आप जब बात कर रहे हैं तो कविताओं की तो बात हुई, एक कहानी भी मुझे याद आती है, तुम्हारे लिए चॉकलेट बेबी। ये हंस एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें छपी थी, और उसमें मैंने यही बताया था कि एक छोटी सी बच्ची है, वो जो उसके साथ कोई एक को पैसेंजर है, वो हंस बोल रही है, और वो पैसेंजर जो बच्ची जाने वाली है उसको कोई आकर के कहता है कि भाई मेरी भी, दर्शक दीर्घा से कोई आता है और कहता है मेरे भी बच्चे का जन्मदिन है, मैं जा नहीं पाया, जाना था लेकिन ऑफिस के काम से रुक गया हूँ, क्या मेरी तरफ से एक गिफ्ट आप ले जाएंगे? आप भी बेंगलुरु जा रही हैं और मेरा ये गिफ्ट भी बेंगलुरु पहुँचना है, मेरी वाइफ वहाँ से कलेक्ट कर लेगी। अब वो उस गिफ्ट को लेकर के चले जाती है, वो बच्ची है छोटी सी, वो उसको क्या है, एक छोटा सा पैकेट है, वो ले जाती है, और बाद में उस विमान में विस्फोट हो जाता है। बताइए, पता चलता है कि एक गुड़िया जैसी चीज़ मिली है जिसमें बम होने की आशंका बताई जा रही है। तो मतलब इस तरीके से जो बैगेज पुलिंग होता है, हम पुलिंग करा देते हैं। ये हमें एक बतौर एक व्यक्ति, बतौर एक यात्री, बतौर एक सिटीजन हमें चौकस रहना पड़ेगा। क्यों? अभी मेरा एक बहुत वो है, इसमें द्वंद्व चलता है मेरा। एयरपोर्ट में जाते हैं, आपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, 10,000 का टिकट, 20,000 का टिकट, आप सोचते हो कि कितना हम करेंगे, एंड देन क्या होता है, आप जाते हो,
कपड़े उतारो, बेल्ट उतारो, जूते उतारो, ये व्हाई वी हैव टू गो थ्रू दिस वन, व्हाई? नहीं यतिन जी, क्योंकि मैं सुरक्षा विभाग का हिस्सा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि नहीं, हमें इसको संजीदगी से लेना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनी ना, हमारी जांच इसलिए नहीं हो रही कि हम इंडियन हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं देखिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, हम ऐसी जगह क्यों पहुंच, आप ठीक कर रहे हो, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है, मैं तो बहुत खुशी करता हूँ, उतारिए पैंट भी उतारना, पैंट भी उतारता हूँ, शर्ट भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों इससे गुजरना पड़ रहा है, क्यों एक पर्टिकुलर समुदाय को इतना हमने अलाउ करा है, इस समुदाय को इस बात को लेकर बिल्कुल इस कि एक खास समुदाय को आप टारगेट नहीं कर सकते, और ये नहीं, आप देखिए, आप समुदाय को करें ना करें, आप बोले ना, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस का है, आज जो हो रहा है ना वेस्ट एशिया में, सबको मालूम है क्या हो रहा है, एक दूसरे को जिंदा नहीं रहना देना चाहते हैं, किसी ना किसी, इसको मारो, उसको मारो, अरे भाई क्या मारो, कितना मारो, 72 मिलेंगी आपको, मिलेंगी, लेकिन भाई काम डाउन, थोड़ा तो जिंदगी यहाँ भी जीने दो भाई, आपको जाना आप जाइए, जो बिल्कुल करिए, गोरों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल आपको, हम क्या 8 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट पे, भगवान ने किसी को भी डुप्लीकेट नहीं बनाया, क्या? हर आदमी अलग है, रहने दो ना उसको अलग, जब भगवान ने ऐसे बना के भेजा है, हम क्यों उसके ऊपर एक ब्रांडिंग करके रह रहे, नहीं तुम ऐसे करोगे तभी ऐसे हो, क्यों? उसकी पहचान ही छीन रहे हैं। अगर भगवान को एक ही बनाना होता तो एक बना के भेजा होता उसने, अगर आप भगवान को मानते हो, प्रकृति को मानते हो, जो भी मानते हो, कब तक? और फिर एक डेडलाइन डालो, उसको खत्म करो भाई, कब तक? और नहीं तो ये होगा, आप अगर किसी को अपने ह्यूमन राइट का बेसिस लेके, राइट ऑफ रिलीजन की बात करके, जब तक आप करते हो कर लो, लेकिन एक स्टेज आती है आदमी के कहे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कब तक चलेगा? ये होना है, आप रोक नहीं सकते हो, कब तक आप किसी को पुश करोगे? एक आदमी कहेगा कि भाई नहीं करेंगे, बट एनी हाउ, एक आप तब तक वो कविता ढूंढ लीजिए, और तब तक आपको एक और हम मेरे बाद मिलेगा ना इश्क वो इश्क जो इन दोनों जहां के भी ना मिले दरमियां, साया हूँ मैं सांस हूँ तेरे साथ हूँ मैं, जाएगी अब तू जहाँ मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा जो मैं ना रहा तो क्या हुआ, मैं आखिरी श्रोताओं, ये कहीं ना कहीं से कोई और भी बजा रहा है और पीछे से गाने आ रहे हैं, क्या चल रहा है, तो हम इससे अच्छा वार्ता ही करते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है, इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो श्रोताओ, हम अलका जी से
अपना अपनी बात करते हैं। अलका जी, वो आपको कविता मिल गई क्या? जी जी, वो कविता मेरे पास है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आपसे फरमाइश करे और तब आप कविता सुनाए। किसी भी लेखक के लिए ये बड़ा दिलचस्प होता है। तो वो कविता जो मुझे भी पसंद है, मेरी बहुत पुरानी कविता है, और एक तोते के बिंब को लेकर के मैंने यही प्रवास की बात को रखने की कोशिश की है कि देखिए, मिट्ठू पहले खूब उड़ता था, वन वन विचरता था, हरे हरे पंखों में नीला आकाश भरता था। पहले खूब उड़ता था, वन वन विचरता था, हरे हरे पंखों में नीला आकाश भरता था, तिनके तिनके जोड़कर घोंसला बनाता था, मौसम के अनुसार आता था, जाता था। किसी रोज़ नहीं मिलता था दाना, किसी रोज़ मिलता था दाना, नहीं भी मिलता था कभी, पर बेखौफ उड़ने में मिलती थी खुशी। कितना रोया था, तड़पा था, छटपटाया था, जब फंसी थी बहेलिये के जाल में जान। उसके साथ ही सर पटकती रही धरती, फड़फड़ाता रहा आसमान। धरती और आकाश अब पिंजरे तक महदूद था। धरती और आकाश अब पिंजरे तक महदूद था। वाह क्या खूब था, मिट्ठू मिट्ठू कहलाने लगा, बच्चे बड़े सबका दिल बहलाने लगा। उसकी टेर पर बिट्टू ताली बजाता था, किलकारी मारता खिलखिलाता था, साहब के बोल दोहराता हुक्म बजाता, मिट्ठू खुद साहब बन जाता था। मिट्ठू तो फिर भी नकल था, साहब असल था। ऐसे ही रोया था, तड़पा था, छटपटाया था, जब गांव छोड़कर शहर आया था। पर बड़ी अच्छी थी साहब की कंपनी, समय पर मिल जाती थी तनख्वाह और बीमार पड़ने पर दवा दारू भी। जैसे कि मेम साहब मिट्ठू के लिए नियम से रख जाती थी दाना और कटोरे में पानी। ज़रूरत के हिसाब से मिलती थी धूप और हवा। बिल्ली के डर से भी अब वह नहीं होता था परेशान। मालकिन की ड्यूटी है, रखती है ध्यान। कितनी अच्छी है मालकिन, खोल भी देती है पिंजरा कभी। कितनी अच्छी है मालकिन, खोल भी देती है पिंजरा कभी। पर अब मिट्ठू को नहीं ललचाता है आसमान। अब मिट्ठू को नहीं ललचाता है आसमान, पिंजरे में ही दिखता है उसे घर संसार। मिट्ठू दौड़कर पिंजरे में वापस लौट आता है। मिट्ठू दौड़कर पिंजरे में वापस लौट आता है। ठीक भी तो है, इतनी सुविधाओं को छोड़कर गांव कौन जाता है। जी जी। जो शादीशुदा लोग हैं, ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है। क्यों नहीं रजी, आपने बड़ी उससे मुस्कुराहट करी है तो हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं देना चाहता था, राजगढ़ जी ने भेजा है। श्री रामचरितमानस 11 से 15 अप्रैल के बीच में हो रहा है, और श्री धवल कुमार जी उसके कथावाचक होंगे। रेजेंसी फंक्शन सेंटर 8/18 जॉर्ज यंग स्ट्रीट, रीजेंस पार्क, न्यू साउथ वेल्स। तो 11 अप्रैल को 4 बजे शाम से 8 बजे शाम तक, 12 अप्रैल को 2 बजे शाम से 2 PM to 6 PM, और 13 से 15 अप्रैल 6 PM से 8 PM तक। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं अखिलेश जी को 0421 088 351, और राज गर्ग जी को 0411 766 170। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है श्रोताओ। श्री रामचरितमानस बाई श्री धवल कुमार जी, तो ज़रूर आ जाइए और ज्ञान अर्जित करिए। ये सब बहुत हेल्प करता है, और बच्चों को भी लेके जाइए, मैं तो ये भी कहूँगा। और हमारे पास में और भी 1-2 मैसेज आए हैं, उनको भी मैं पढ़ना चाहूँगा, और उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर पे लिखा है। तो अच्छा, ये रोहन जी का तो धैर्य वाली बात मैं बोली, बहुत अच्छा बोला आपने। और अब हम बात करते हैं अपने और श्रोताओं के जिन्होंने लिखा है। तो दुबे जी लिख रहे हैं, गुड टू हियर अलका जी ऑन रेडियो टुडे, वी वॉच्ड धुरंधर रिवेंज 2, इट वाज ग्रेट टू सी द न्यू इंडिया इन एक्शन, गुड प्रोग्राम टीम। रमेश जी लिखते हैं द सक्सेस ऑफ धुरंधर मूवी। एक तो रमेश जी, इसका जो स्पेलिंग है वो धुरंधर है,
आपने सरदारों वाली लिख दी है धुरंधर, मेरी भी स्पेलिंग सरदारों वाली है मेरे नाम की, DER करके। फिल्म इज अ प्रूफ दैट द ट्रेडिशनल बॉलीवुड फॉर्मूला इज लूजिंग इस स्पार्क। बिल्कुल सही बात बोली आपने। लो बजट मूवी टैकलिंग करंट और पास्ट टॉपिक आर हिटिंग द मार्क एंड इट्स वर्किंग। माई क्वेश्चन इज, विल दिस फिल्म ड्राइव पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी और आर वी कोटिंग द कंट्रोवर्सी? ओके, अब रमेश जी, पहली बात तो ये कि हमें कम से कम बात तो करनी पड़ेगी क्या हुआ। जब तक हम बातें नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, हमारे मंदिर कैसे टूटे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है अलका जी, हम गुलाम हुए कैसे? गुलामी, हमने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन पहला एक मेरा प्रश्न है, हम गुलाम हो कैसे गए? जब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे ना, सारी आपकी कथाएं, कविताएं, विमर्श सब बेकार हैं। उस मूलभूत में जाना ही होगा जी। अगर नहीं जाएंगे तो फिर से हम वही पाएंगे। और ये फिल्में शायद उस तरफ आपको लेकर जाती हैं, तस्वीर दिखाती हैं आपको, जो वही बात है, जो चीज़ें हम अंडर द कारपेट कर देते हैं कई बार जी, उस चीज़ को खोल कर रखती हैं। क्योंकि और वो कहते प्रोपेगेंडा, कंट्रोवर्सी। अरे ठीक है, बात तो करते ना। नहीं, इतनी जो पब्लिक उमड़ के पड़ रही है इस फिल्म के पीछे, उसकी बात यही है कि हम उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। हमें लगता है ये हमारी कहानी है जी। देश का मतलब क्या होता है, तो देश के भीतर हम किस तरह से हैं और हमारे भीतर किस तरह से देश है, उस बात को लेकर के मतलब ये फिल्म जो है वो एक नए तरह से उसी कॉन्सेप्ट को रखना चाहती है कि ये देश सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, उसके पीछे जो कुछ हो रहा है, उसके जो हालात हैं, उसके जो संघर्ष हैं, उसकी जो दिक्कतें हैं, वो हम सब की हैं। और आप जो तुष्टीकरण का जो हुआ, ये सब कुछ एक इसका पीछे जो कारण है तुष्टीकरण का हुआ। हम अपने महानता के चक्कर में हम तुष्टीकरण और महानता को ऐसा मिक्स कर बैठे कि नहीं जो ठीक है उसने कराया, कोई बात नहीं, सहन शक्ति होना चाहिए और ये सब जो अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। हे कम ऑन मैन, वो आपको मार रहा है, आप कहते हो सहन शक्ति, काहे सहन शक्ति भाई, उठा के मार दो। इससे पहले कि वो सोचे भी, उसको जो बंदूक भी है ना, उसको सर में माथे पे रख के बंदूक मारो, चांस ही नहीं मिले। दिस हाउ इट विल वर्क। ये समाज की बात हो रही है, व्यक्ति की बात ही नहीं है। आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपको किस तरह से देश को बचाना है, उसके लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो सब मालूम होनी एक मूर्खता आपको पूरे का पूरा देश को गुलाम बना सकती है, डुबा सकती है उसे। एक राजीव निगम जी लिखते हैं अलका जी, द वे धुरंधर 2 dives into the hero's past and ties it to the main conflict makes the story feel way more intense and personal, and all the betrayals and twists around the villain plan keep raising the stake and make it seriously gripping till the end. Thanks. धन्यवाद राजीव जी। रमेश जी लिखते हैं, रमेश जोशी जी फिर से, वी आर एंजॉइंग 2 सॉन्ग। ओके, चलिए ये तो अच्छी बात है लेकिन अभी मुझे गलती मालूम पड़ गई एक्चुअली। मिट्टू की कविता अप्रवासी भारतीयों की मनस्थिति प्रस्तुत करती है। सुंदर काव्य लेखन व उत्कृष्ट वाचन के लिए अलका जी का साधुवाद। धन्यवाद उपाध्याय जी। और जो शैलजा जी ने लिखा था वो मैं उस कविता को पढ़ना चाहूँगा। तो पहले तो उन्होंने ये लिखा है कि धुरंधर ने युवा भारत का आधुनिक उभरता रूप विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है कि शांत प्रिय व शक्तिशाली भारत के आतंकवादी की भाषा सीख ली है। वही संदेश महाभारत का रश्मि 21वीं सदी में उभरता रूप। बहुत सही बात बोली है कि जो उस समय हुआ था तो मानना पड़ा था। बिल्कुल, कृष्ण भगवान को वो चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन वो शायद युद्ध के लिए आए थे कि इसको मानना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। जीवन जितना जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट मरना भी है। अगर वो सब जिंदा ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपनी पारी पूरी करने के बाद दूसरे को मैदान सौंपना ही होगा। Exactly. तो जो शैलजा जी ने लिखा है, अलका जी आपकी कविता के प्रत्युत्तर में आपको भेंट है। क्या बात। धरती छूटी अंबर छूटा पर कुछ निधियां हैं पास मेरे, तेरे मेरे आंसू में भीगे
शपथ पत्र हैं पास मेरे, उस रामायण के गुटके में माँ तूने क्या कुछ लिख डाला। जीवन में कुछ ऐसी ऋण है जैसे ही गंगा की धारा, तू ऋषियों की संतान और भारत माता की बेटी है। मानव सेवा की पूर्ण ज्योति तेरे आंगन की में लेटी है। जाने वाले को कौन रोकता है, पर इतना याद रहे अंकित हो चरण चिन्ह ऐसे भारत का यश साकार रहे। घर के भीतर और बाहर भी हिंदी की ज्योति जलाना तुम, हमें गर्वित भारतवंशी बस यह संदेश सुनाना है तुम। माँ आज मंच पर आए हैं तेरे वंशज भारतवंशी, मैं उनको गुटका सौंप रही हूँ और मनोहर की वंशी। हर नई फसल के साथ तेरी तुलसी का बिरवा महकेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोने भारत का झंडा फहरेगा। क्या बात, क्या शैलजा जी, आपने तो बहुत बहुत सुंदर चार चांद लगा दिया है आज के प्रोग्राम में। तो अलका जी अब आपके पास में केवल 2 मिनट हैं। चलिए आप वो कविता सुनाइए प्लीज। 2 मिनट में मैं चलते चलते अपनी एक कविता, जब मैं 26 जनवरी की परेड का आंखों देखा हाल सुनाया करती थी तो मैंने देश को बहुत करीब से देखा, उसकी झांकियों को देखा, उसमें आते हुए अपने सैन्य बलों को देखा। तो उनको देखकर जो एक तस्वीर मेरे भीतर बनी है भारत की, वो मैं आपको जल्दी में, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पासपोर्ट के कागज़ पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश, कि जब चाहो लगाकर एक मोहर कर लो उसमें प्रवेश। सीमा रेखाओं की भौगोलिक हदों में महदूद नहीं होता है देश, देश होता है जिसके भीतर रहती हूँ मैं और मेरे भीतर रहता है देश। क्या बात है, वाह। इसमें मैं कुछ चीज़ें छोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो देखिए, जब हमारी जो सैन्य शक्तियाँ आ रही हैं उनको देखिए, उस झांकी को याद कीजिए और उसके बाद मेरे इस बिंब को देखिए जो मैंने कविता में लिखी है। जब किसी की बदनज़र मेरे देश पर पड़ती है तो सीने में खंजर सी गड़ती है, खेतों में फसलों की जगह बंदूकें उगाती हैं, सुखोई राफेल सी चक्कर लगाती हैं, भयंकर गर्जन शिव नर्तन तांडव रचाता है, और तब सीमा पर लड़ते सैनिक की आंखों में देश उतर आता है, क्योंकि देश के भीतर रहते हैं हम और हमारे भीतर रहता है देश। क्या बात है ये जी। इसका अंतिम मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ। इसी धरती आकाश, इन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं 5 तत्वों को जोड़ना चाहती हूँ। इसी धरती आकाश जल अग्नि और वायु में धड़कता है मेरा देश, इसी धरती आकाश जल अग्नि और वायु से धड़कती हूँ मैं, इसीलिए कहती हूँ कि पासपोर्ट के कागज़ पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश, देश के भीतर रहती हूँ मैं और मेरे भीतर रहता है देश। क्या बात है, बहुत ही यतीन जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो खुशी मुझे यहाँ मिली है, रेडियो पर एक लंबा अरसा है मेरा उनके साथ, और आवाज़ की दुनिया में आपने मेरे लिए वो गीत सुनाया कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, तो वो सब कुछ आज इतना खूबसूरत लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं किसी सपने में जैसे चल रही हूँ। एक ख्वाब, ख़याली दुनिया बहुत ही सुंदर लग रही है। और दर्पण के सभी साथी जो हमसे जुड़े रहे, जिन्होंने लिखा और जिन्होंने नहीं भी लिखा, पर वो हमें सुन रहे थे, हमसे हमारी बात का हिस्सा बन रहे थे, मैं उन सब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और रेडियो दर्पण का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं अपने मन की बात जैसे का तैसा सादगी के साथ। अब आप जुड़ गए हैं दर्पण के साथ में, जब कोई जुड़ जाता तो फिर उसमें एक ही दरवाजा है, बाहर जाने का दरवाजा नहीं है। तो भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au.
आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।